अगला टॉपिक आप लोगों का है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं या फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर की बात किया जाए, जितने फोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। तो प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने पढ़े हैं बल के बारे में। बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है अथवा करने का प्रयास करता है। अगर किसी वस्तु पे बल आरोपित किया जाए तो उसकी वजह से वस्तु की स्थिति परिवर्तन होने के साथ साथ वस्तु के आकार या आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है, जो कि हमने इलास्टिसिटी में पढ़ना स्टार्ट किया होगा। तो जो फोर्सेज हैं प्रकृति में, जितने भी प्रकार के बल पाए जाते हैं, चाहे वो वीक फोर्सेज हों या फिर स्ट्रांग फोर्सेज हों, या फिर उनके रेंज बहुत ज़्यादा हों या फिर उनके रेंज कम हों, इस तरीके के जितने भी बल पाए जाते हैं उन सभी बलों का यूनिफिकेशन किया जाता है। यूनिफिकेशन के बाद इन सभी बलों को मूलतः 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है वैद्युत चुंबकीय बल और तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, जबकि चौथा आपका होता है दुर्बल नाभिकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो हम ग्रेविटेशन में इसको मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, यांत्रिकी में पढ़ेंगे, जो आपका फर्स्ट पेपर चल रहा है इसी में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट चैप्टर होगा। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल की बात किया जाए, इसमें यह बल जो होता है हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स होता है और प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल है। यह बल हमेशा ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच हमेशा कार्य करता है और यह बल जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, पिंड के द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, उनका उस बल का मान जो है बढ़ता जाता है। उनकी बीच की दूरी यदि घटा दी जाए तो फोर्स का मान बढ़ जाएगा। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों में से सबसे पहला बल आपका जो है वह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, यह बल क्या होता है? ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल होता है। यदि हम मान लें कि हमारे पास 2 मासेज हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं और ये एक दूसरे से आपस में इनकी सेंटर ऑफ मास से इनकी डिस्टेंसेस को मेजर किया जाए तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। इनकी डिस्टेंसेस जो है वो स्मॉल r है। ठीक है, अब ये मान लिया जाए कि r दूरी पर 2 पिंड स्थित है जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं, ये ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित हैं। तब इनके बीच कार्य करने वाला बल जो होगा वह इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 ऑन एंड m2, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन दोनों इक्वेशंस को यदि कंबाइंड कर दिया जाए, जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको कंबाइंड कर दिया जाए, तो हमें मिलता है F इक्वल टू G m1 m2/r² न्यूटन। इस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स का जो मान होता है वो आता है यह बराबर G m1 m2/r² न्यूटन में, जहाँ पर G क्या है? ये गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक है या ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यह गुरुत्वाकर्षण बल आपका कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, यह बल आपको बता दिया गया कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल होता है।
यह दीर्घपरासी बल होता है, इसके रेंज बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स भी होता है। सेंट्रल फोर्स किसे कहेंगे? सेंट्रल फोर्स वह होगा जो दो वस्तुओं के बीच यदि उनके सेंटर ऑफ मास को मिलाया जाए तो उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो फोर्स मिलेगा वो आपका सेंट्रल फोर्स कहलाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, इसका मान कितना आता है, वो है बराबर G(m1m2/r² से निकालेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा एक प्रकार का आकर्षण बल होता है और यह बल प्रकृति का सबसे दुर्बलतम बल तो होगा ही, ये क्लियर हो गया है। अगर इनके बीच पिंडों के बीच का द्रव्यमान यदि बढ़ा दिया जाए और उनके बीच की दूरी को घटा दिया जाए तो इसमें कार्य करने वाले बल का मान हमेशा बढ़ता ही जाता है। और हमेशा जो आपने आगे पढ़ना होगा, पिंड जितने भी ब्रह्मांड में गति कर रहे हैं, चाहे वो ग्रह सूर्य के चारों ओर गति कर रहे हो या फिर प्राकृतिक या और कृत्रिम उपग्रह ग्रहों के चारों ओर गति कर रहे हों, तो इन सभी की गतियाँ जो होती हैं वह गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका ये पहला बल हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। आपका दूसरा बल जो होगा वह है वैद्युत चुंबकीय बल। दूसरा बल है वैद्युत चुंबकीय बल या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैद्युत चुंबकीय बल। दूसरा बल आपका है वैद्युत चुंबकीय बल या इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है हमेशा दो चार्जेस के बीच कार्य करता है। चार्ज आवेश क्या होता है? आवेश हम लोग आगे 12 में पढ़ेंगे। किसी भी द्रव्य का भौतिक गुण होता है जो वैद्युत और चुंबकीय प्रभावों का अनुभव या अध्ययन कराता है। तो चार्जेज आपने आगे 12th में पढ़ेंगे कि चार्ज जो होता है या आवेश जो होता है वह दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हम ऋणात्मक आवेश भी कहते हैं। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अर्थात जो समान चार्जेज होते हैं एक समान होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, और अनलाइक चार्जेज जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार से ये क्लियर होता है कि जो वैद्युत चुंबकीय बल होगा वो दोनों प्रकृति का हो सकता है। एक अट्रैक्शन का भी हो सकता है, दूसरा रिपल्सन का भी हो सकता है। यदि हम मान लें कि दो चार्जेस हमारे पास हैं जिनके मैग्नीट्यूड क्रमशः Q1 और Q2 हैं और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो इन दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या वैद्युत चुंबकीय बल, वो हम कूलाम के नियम के अनुसार पता लगाते हैं। कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम के अनुसार यह है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों फैक्ट्स को आपस में कंबाइंड कर दिया जाए तो टोटल फोर्स जो एक्ट कर रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², या which implies that F is equal to A into Q1 Q2/r²। ये आपका टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच, जहाँ पर A क्या है? कूलाम्स कांस्टेंट है। कूलाम्स कांस्टेंट, इसका मान होता है 1/4πε0। तो यहाँ पे रख सकते हैं F = A या 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इस तरीके से आपका दो चार्जेस के बीच कार्य करने वाला बल है। और इसका मान जो होता है A=1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करने के बाद इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करके दोनों के बीच के डिस्टेंस को रख के हम दो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के बीच कार्य करने वाले फोर्स का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, यह भी एक प्रकार का दीर्घपरासी बल होता है और यह गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा लेकिन प्रबल नाभिकीय बल से कम स्ट्रांग होता है। यह भी सेंट्रल फोर्स होता है, इसका भी परास ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है कि वैद्युतचुंबकीय बल जो होता है वो दोनों काइंड्स का हो सकता है। दोनों काइंड्स का होने का मतलब इसमें चार्जेस के बीच अट्रैक्शन भी हो सकता है और चार्जेस के बीच रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वैद्युतचुंबकीय बल दोनों प्रकृति का हो सकता है। एक तो आकर्षण की प्रकृति का हो सकता है और दूसरा प्रतिकर्षण की प्रकृति का भी हो सकता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में हमने क्या पढ़ा था कि वह सिर्फ आकर्षण प्रकृति का हो सकता है। सबसे बड़ी बात और यहाँ पर ध्यान देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल जो है उन दोनों पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि यहाँ पर इनके बीच का मीडियम क्या है। यहाँ पे अगर इनके बीच का मीडियम हम चेंज कर दें, कोई भी वस्तु रख दिया जाए तो इनके बीच कार्य करने वाले फोर्स का मान बदल जाता है। उस समय जो फोर्स का मान हो जाएगा वो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाता है, जहाँ पर K क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच जो फोर्स कार्य करेगा, इस चार्ज कारण इस पे कार्य करने वाला बल अगर हम मान ले F12 है, इसके कारण इस पे जो कार्य करेगा वो F21 होगा। इसके कारण इस पे आवेश 1 के कारण आवेश 2 पर, आवेश 2 के कारण आवेश 1 पर। ठीक है, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इक्वल तो होंगे, लेकिन अगर लाइक चार्जेज हैं, ये समान आवेश हैं, तो इनके बीच प्रतिकर्षण का डायरेक्शन ये इस तरीके से होगी, विपरीत होगी, जो कि नेगेटिव सिंबल से दिखाया गया है। नेगेटिव सिंबल का होने का मतलब ये नहीं कि उसका परिमाण नेगेटिव है। नेगेटिव सिंबल का होने का मतलब है कि इन दोनों के बीच जो बल कार्य कर रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, जो कि उसके माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, और इस तरीके से दूसरा बल हो गया आपका। तीसरा जो प्रकृति में मूल बल पाया जाता है वह होगा प्रबल नाभिकीय बल। तीसरा बल है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा बल आपका दुर्बल नाभिकीय बल। इसके बारे में पढ़ना। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल इसको कहते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल हमेशा नाभिक के अंदर उपस्थित जो न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है उसके बीच कार्य करता है, अर्थात न्यूक्लियस के बीच कार्य करने वाला बल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को न्यूक्लियस कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच कार्य करने वाला बल जो होगा वह आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होता है, और यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है। यह भी एक सेंट्रलाइज्ड फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है, और साथ ही साथ ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स हम आगे पढ़ेंगे कि संरक्षी बल और असंरक्षी बल क्या होता है। संरक्षी बल वह होता है जिसमें किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु के द्वारा अपनाए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है, वो संरक्षी बल होता है। यदि अपनाए गए पथ पर निर्भर कर रहा है तो वह असंरक्षी बल कहलाता है। असंरक्षी बल में आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ETC आएंगे। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स में जो आता है वो आपको ग्रेविटेशन फोर्स है, और उस तरीके के फोर्सेज जो है वैद्युतचुंबकीय बल हैं, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये तो आपका तीसरा हो गया
और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो आप पढ़ लेंगे। और चौथा बल जो है वो आपका है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल किस में होता है? यह जब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट में रेडियो एक्टिव डीके होगा तो उसके मूल कणों के बीच जो बल कार्य करता है वो आपका दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। जैसे जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके होगा तो उसमें मूलतः कोई भी न्यूट्रॉन होगा, यह ब्रेक्स डाउन होगा, उसका नाभिक न्यूक्लियस टूटेगा और न्यूक्लियस के टूटने की वजह से एक प्रोटॉन मुक्त होगा, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा या न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा -1 बीटा 0। और साथ ही साथ एक पार्टिकल आपका एमिट होता है एंटी न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल एमिट होता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो एमिट करता है और ये जो होता है आपका आवेश रहित होता है, अनावेशित कण होता है, चार्जलेस होता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। इस तरीके से इसके जो मूल कण हैं उनके बीच कार्य करने वाला बल जो होगा आपका दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है और यह प्रकृति पाए जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर ये चैप्टर का टॉपिक समाप्त हो रहा है जो फंडामेंटल फोर्सेज हैं। फंडामेंटल फोर्सेज के बाद भौतिक नियमों की प्रकृति आती है और भौतिक नियमों की प्रकृति में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा नियम किस प्रकार से होल्ड करता है। बच्चों, अगला टॉपिक हम लोगों का है भौतिक नियमों की प्रकृति। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकृति में किस तरीके का और कितने प्रकार का मूल बल पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः 4 बलों की बात की गई थी। वो 4 बल आपके थे गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुम्बकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल तथा दुर्बल नाभिकीय बल। इन बलों का किस तरीके से एक्शन हो रहा है, किस तरीके से क्रिया कर रहे हैं और कौन कौन सी बातें इसमें इंक्लूड हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले पढ़ ली है। तो इस टॉपिक में देखा जाए कि भौतिक नियमों की प्रकृति की बात की जा रही है। इसको इंग्लिश में कहा गया नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। इसका नेचर क्या होता है? तो नेचर की बात जब भी आएगी तो हम देखते हैं प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जो बहुत ही सूक्ष्म से लेकर अत्यंत सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली घटनाओं से लेकर स्थूल प्रभाव क्षेत्र तक के घटनाओं का अध्ययन हम भौतिकी में करते हैं, जिसमें सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र या सूक्ष्म घटनाएं इंक्लूड होने के साथ साथ खगोलीय स्तर की घटनाएं भी घटित होती हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं, कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जो समय के साथ अर्थात टाइम के साथ बदलती नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई ऐसी कंडीशन अनिवार्य रूप से लागू होगा जो उसको इनवेरिएंसी का प्रूफ देता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से कंडीशंस हैं और कौन कौन से ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हमेशा इनवेरिएंट रहती हैं, अचर रहती हैं, अर्थात वे कांस्टेंट ही रहती हैं, उन शर्तों के साथ वे बदलती नहीं है, उनका ही अध्ययन हम इस भौतिक नियमों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है यही पढ़ना है, जिसमें पहला आपका है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में चूँकि हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, वो 12 पढ़ेंगे डीपली उसके बारे में। चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, वो आपको बताया गया था। द्रव्य का ऐसा गुण होता है जिसमें हम वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस। ठीक है, और इसके ये कैसे कंजर्व होगा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। जैसे हम मान लें, इसमें एग्जांपल लिया जाए कि अगर हम कांच की छड़ को किसी भी रेशम के टुकड़े से रब करें
तो कांच के टुकड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के टुकड़े पर चले जाते हैं। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अर्थात नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो ज़्यादा कौन होगा, पॉजिटिव वाला, अर्थात प्रोटॉन ज़्यादा होगा। इसलिए वह कांच की छड़ जो होगी वह धनात्मक छड़ हो जाती है, जबकि रेशम का जो टुकड़ा होगा जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चला गया वो आपका ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर चार्ज ना तो क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रॉय किया गया। चार्ज क्या किया गया, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मतलब जितना चार्ज इस रिएक्शन के पहले था ठीक उतना ही बाद में भी है। और यह इस कंडीशन के साथ स्पष्ट करता है कि जो आवेश होते हैं उसे हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, और इसे ही कहा जाता है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। दूसरा है एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। संपूर्ण विश्व के या ब्रह्मांड की ऊर्जा जो है वह नियत है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है। जो एनर्जी होती है उसको हम एक दूसरे रूप में बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में, हीट में बदल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का अन्य किसी रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यह रूल जो है वो क्या बताता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तीसरा है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये जो है आपके आइंस्टीन के इक्वेशन के अनुसार होता है। आइंस्टीन का जो समीकरण है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम है, वो है E=mc²। इस समीकरण के अनुसार यह कार्य करता है। इसमें क्या होता है कि मास को एनर्जी में और फिर एनर्जी को मास में कन्वर्जन किया जा सकता है। ठीक है, और इस तरीके से द्रव्यमान और ऊर्जा कुछ विशेष कंडीशंस की स्थिति में हमेशा कंजर्व रहती है, इसलिए कहा जाता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षित है, और इस रूल को कहा जाता है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऐसी बहुत से घटनाएं होती हैं, बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें इस नियम का उपयोग किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मास डिफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे मास एनर्जी के रूप में बदल जाता है, हालांकि वह कंजर्व्ड ही है मास इक्विवेलेंस थियोरी के अनुसार। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम आगे पढ़ेंगे, जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि किसी वस्तु का मोमेंटम का अर्थ क्या होता है, संवेग, और इसको हम लिखते हैं P=m/v से। मास इज इनवेरिएंट, ये तो अचर है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, किसी वस्तु की बदली जा सकती है। अगर हम किसी वस्तु फोर्स अप्लाई करें तो उसके वेग को बदल सकते हैं। यदि हम यहाँ पे वेग को बदल दें तो हमारा मोमेंटम जो होगा बदल जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कुछ शर्तों के साथ ही ये इनवेरिएंसी जो है कार्य करती है। इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यदि किसी विलगित निकाय पर कार्य करने वाला एक्सटर्नल बल, एक्सटर्नल फोर्स जो है, बाह्य बल जो है वह शून्य हो गया। अगर फोर्स शून्य हो गया, कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इसका वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो मास इनवेरिएंट है ही, ऐसी स्थिति में उसका संवेग भी नियत हो जाता है। इस प्रकार से ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात को फॉलो करता है। क्या कह रहा है कि यदि किसी विलगित निकाय पर कार्य करने वाला कुल बाह्यबल शून्य हो, अर्थात कोई बाह्यबल अप्लाई न किया जाए, तो उस वस्तु का संवेग नियत रहता है, अर्थात वो अचर वेलोसिटी से चलेगा, और अचर वेलोसिटी चलने का मतलब उसका संवेग नियत होगा। और पांचवा जो है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसको जे से प्रदर्शित किया जाता है, या कहीं कहीं पे इसको एल से भी दिखाया गया है, इसको एल से भी दिखाया गया है एंगुलर मोमेंटम को। तो ये कंजर्वेशन क्या कर रहा है, इस कंजर्वेशन की हम बात करेंगे वहाँ पर दृढ़ पिंडों की गति जब होगी, तो जैसे बात किया जाए पृथ्वी जो गतिमान है, सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, किस प्रकार से स्पेस में स्थिर टिकी हुई है, जबकि इतना ज़्यादा इसके पास मास है और बहुत हाई वेलोसिटी से चल रही है। तो वो आप पढ़ेंगे रिगिड बॉडी का जो दृढ़ पिंडों का संतुलन होता है उसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें देखा जाए कि अगर किसी पिंड पर कार्य करने वाला समस्त बाह्य बल का आघूर्ण टाउ एक्सटर्नल शून्य हो,
जितना बाह्य का आघूर्ण कार्य कर रहा है वह क्या हो, शून्य हो, तो ऐसी स्थिति में इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व हो जाता है, J इक्वल टू कांस्टेंट, और इसे हम कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाला संपूर्ण बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य हो तब पिंड का कोणीय संवेग नियत होता है और इसे कहा जाता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, यहीं पे आपका ये फर्स्ट लेसन का जो फिजिकल वर्ल्ड की जो फंडामेंटल या बेसिक चीज़ें थी वो आपकी समाप्त होती हैं। इसके आगे जस्ट हम लोग सेकंड लेसन का अध्ययन करेंगे।